गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। हाँ भी, क्या मूड है? पहले क्वेश्चन पूछोगे या थ्योरी करोगे? सिलेबस तो हमारा खत्म था कल। आरपीएस असाइनमेंट पूछनी है तो मोस्ट वेलकम। हो जाओ शुरू फिर। पहले आरपीएस पूछो। बोलो जी। एल्कोहल फिनोल ईथर, आरपीएस नंबर 6 7 7 से शुरू हो रहा है भाई। है कोई डाउट 7वें में? सभी बच्चे सोच के बोल दो भाई। लास्ट एंड फाइनल कॉल अबाउट द आरपीएस नंबर 7 1 2 3 4 5। 6 7 8 9 10। कौन सा? नाइन्थ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अमंग द फिनोल। ठीक हो गया। अच्छा, उस पे आते हैं भी। 8 तो होने दें, एक बार रुको तो सही। पहले 7 को बच्चों का सेटिस्फेक्शन आने दो ना कि मेरे से सोल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरपीएस 7 में अब कोई डाउट नहीं बचा हुआ? श्योर है आप लोग? मतलब बिना कुछ पूछे हुए? चलो। 8 नंबर के स्टार्ट के 2 3 देखो, फिर उसके बाद 4 5 6 7 देखो। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर तक देखो और 14 नंबर तक देखो। समझ गए सारी बातें आप? आरपीएस 9 में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल डे 2, स्टार्ट के 5 क्वेश्चन और 6 7 8 9 10। तुम तो अद्भुत हो गए हो यार। और 16 नंबर तक कोई डाउट नहीं है? 12 नंबर, 12 डाउट है ना? फिनोल का ट्रीटमेंट करवाया थैलिक एनहाइड्राइड से, तो तुम्हारा वो बन गया फिनोल्फ्थलीन। उसने कहा जी, व्हेन फिनोल इज हीटेड विद थैलिक एनहाइड्राइड इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड द हॉट रिएक्शन मिक्सचर इज पोर्ड इनटू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फिनोल्फ्थलीन बन गया। और उसका कलर बदल गया, बस और तो कोई खास नहीं है। ये प्रोटॉन निकलेंगे, फिर ये वही सेम ऑर्थो पोजीशन इसकी एक्टिवेट हो जाएगी, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा भी, और उस पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इससे फिनोल्फ्थलीन बन जाएगा। और फिनोल की मैक्सिमम रिएक्शन आप कौन से मीडियम में करवाते हो आपको पता ही है, बेसिक में। हाँ जी, इसके बाद 13वां नंबर भी था क्या? कोई महापुरुष, मुझे लगता है 13वां क्वेश्चन भी पूछ रहा था। लखबीर है वो महापुरुष। हाँ भाई, देख, एक तो तेरे पास है फिनोल, दूसरा है तेरे पास साइक्लोहेक्सेनोल। अगर तू आयोडीन एनएच की रिएक्शन करवाए ना, तो ये दोनों ही फेल है। हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात कर रहा है, हेलोफॉर्म रिएक्शन तो आएगी नहीं, तो दोनों ही कैपेबल नहीं हुए। लेकिन FeCl3 कराएगा तो इनोल का टेस्ट आ जाएगा पहले वाले से। वोलेट कॉम्प्लेक्स बोला था ना, वोलेट कॉम्प्लेक्स।
ये भाई साहब कह देंगे जी हमारा कोई रिएक्शन रिएक्शन नहीं होता FeCl3 से। ठीक होगी बात। उसके बाद अगर हम बात करें सोडियम, तो दोनों रिएक्शन कर लेंगे सोडियम से, एच हट के एन एच हट के एन, हाइड्रोजन निकल जाएगी। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट में दोनों ही फेल हो जाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट देता है एफरवेसेंस, पीछे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछे नहीं वो आरपीएस 7 और 8 के, उसमें एफरवेसेंस का क्वेश्चन था 12 नंबर, आरपीएस 7 का क्वेश्चन नंबर था 12। पहले करा दिया था करा दिया था, गुड। तो NaHCO3 इन दोनों से रिएक्शन नहीं कर पाता, रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छे एसिड के साथ, विद गुड एसिड, दैट्स वाई ये भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो डिफरेंशिएट करने का तरीका सिर्फ एक ही है FeCl3, वो वॉयलेट कलरेशन या कॉम्प्लेक्स दे देगा आपको। 15-16 कपलिंग रिएक्शन है बच्चे ये। पीएच रेंज यहाँ बेसिक चाहिए, क्योंकि फिनोल की मैक्सिमम रिएक्शन आप बेसिक मीडियम में करवाते हो। टेम्परेचर रेंज 0 to 5 डिग्री, तो बीडीसी टूट जाएगा, बीडीसी भी बनाए रखना, मेंटेन रखना जरूरी है। प्रोडक्ट फॉर्म हैज ऑरेंज कलर, वो तो डाई था, आपको बताया था, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। बोलो जी। आपको हो सकता है सेकंड पे डाउट रहा हो, मेरे ख्याल में ये सभी पे डाउट था। कपलिंग लिख लो यहाँ पे, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख लो, कपलिंग रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड RPS1। चलो, सब कहते कर लिया जी, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब इसको खोल लो, इसका नाम है असाइनमेंट, और एल्काइल अराइलाइड आप कर चुके हो। अब आप छित्ती छित्ती खोल लो, एल्कोहल फिनोल ईथर। पेज 1 पे कोई फिनोल का क्वेश्चन हो तो पूछो जल्दी से, पेज 2 पे कोई फिनोल का क्वेश्चन हो तो पूछो जल्दी से। बस रोक लेना आप लोग, पेज 3 पे कोई फिनोल का क्वेश्चन हो तो पूछो। 43 43 हमें कह रहा है पीके, पीके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के होता है। एक दिन एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, तो पीके मोर मतलब के लेस पूछ रहा है, मतलब पुअर एसिड पूछ रहा है, और पुअर एसिड को प्रिडिक्ट करना आसान ही होएगा मेरे ख्याल में। क्लोरो में आइडो सेकंड आंसर आ गया। थर्ड दिया नहीं, उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सेकंड नंबर पे आ रहा है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। इतनी बड़ी गलती तो नहीं करनी चाहिए उसको। हाँ भाई, 44 45 आगे जहां भी तुम्हें फिर, विच वन? क्यूमीन मीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन on atmospheric oxidation yields hydroxy peroxide of cumene in acidic medium। बताया तो था एसीटोन प्लस फिनोल आता है। ऑक्सीडेशन के 3 प्रोसेस थे प्रिपरेशन के, हे महापुरुष। उसके बाद इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया, एक तो आपके पास एसीटोन आ गई, एक आपके पास फाइनली फिनोल आ गया। 46 47 मतलब जो भी तुम्हारा फिनोल का क्वेश्चन हो। हम्म, हाँ बिल्कुल होगा जी। पीके मैक्सिमम पूछा है, के ए मिनिमम पूछा हुआ है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमोआइड होता है ना इसका आंसर। an organic compound with molecular formula C7H8O, C7H8O विद मोलिकुलर फॉर, ठीक है। इसके ना कई सारे फॉर्मूले हम बना लेते हैं अपनी तरफ से पहले। एक बनाएंगे हम लोग ऑर्थोक्रिसोल, फिर बनाएंगे हम लोग मेटाक्रिसोल, फिर बनाएंगे हम लोग पैराक्रिसोल,
फिर हम बनाएंगे बेंजाइल अल्कोहल, एंड फाइनली हम बनाएंगे एनिसोल। ये सारे एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। चलो जी, उसने कहा जी डिजोल्व्स इन NaOH। NaOH में ये तो डिजोल्व होएगा नहीं, ये तो होएगा नहीं, ये तीनों हो सकते हैं। अच्छे एसिड है कंपेरेटिवली। अल्कोहल अच्छा एसिड नहीं होता, लाख गुना कमजोर होता है फिनोल से, 10⁵ टाइम्स अप्रोक्स, एंड गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक कलर विद FeCl3। अभी भी ये तीनों हो सकते हैं, क्योंकि जो इनोल का टेस्ट हो ये तीनों ही देंगे, बाकी इनोल का टेस्ट आपके पास कोई दे ही नहीं सकता। चलो, फिर कह रहा हूं ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इट गिव्स अ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव। ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर इसका इसका ऑर्थो, रेड पेन से कर रहा हूं, मिथाइल का ऑर्थो डन है, इस OH का ये वाला पैरा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है ये, इस मिथाइल का ये मेटा, लेकिन इसका ऑर्थो है, ये ट्राइब्रोमो आ सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों का ऑर्थो है, इसका ये पैरा, इसका ऑर्थो, ये भी ठीक है। इसके बाद इसका ये मेटा, इसका भी मेटा, ये तो गलत है। ये वाली लोकेशन जो मेटाक्रिसोल है बीच वाला, उसकी ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये पैरा दोनों के लिए सुटेबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी ऑर्थो, इसकी मेटा है, तो ये सुटेबल नहीं है। सामने वाली इसकी पैरा है, लेकिन इसकी मेटा, ये भी उतनी सुटेबल नहीं है। ये वाली ऑर्थो, लेकिन इसकी मेटा उतनी सुटेबल नहीं है। किसी की ऑर्थो, किसी की मेटा हो रही है। लेकिन अगर मैं बीच वाला स्ट्रक्चर ले रहा हूं, तो जहां जहां मैंने ब्रोमिनेशन करवाना है वो OH की ऑर्थो है, तो मिथाइल की भी ऑर्थो है। और अगर इसका पड़ोसी की बात करूं तो OH की पैरा है, तो मिथाइल की भी ऑर्थो है। तो सुटेबल प्लेस तीन जगहों पे, OH मिथाइल के रेफरेंस में, मेटा में, ट्राइब्रोमो आंसर आ सकता है आपके पास। क्या इसे वापस सुनना चाहोगे? 56 नंबर तक, या फिर जो भी क्वेश्चन आपके पास फिनोल चैप्टर का हो वो आप मेरे से डिस्कस कर लो। 74 नंबर तक जो भी क्वेश्चन फिनोल का हो, 90। हाँ, हाँ भाई, 92 नंबर तक, 103 नंबर तक कोई भी फिनोल का क्वेश्चन आपको दिख रहा हो। चलो, बच्चे स्मार्ट है, ऐसा उन्हें लगता है। ये कौन था भाई अनलॉक मीटिंग वाला? मैंने अनलॉक की हुई है। चलो, एल्कोहल फिनोल ईथर, जल्दी से बुकलेट के क्वेश्चंस फिनोल वाले पार्ट से पूछने शुरू करो। 4.2, ये फिनाइल और ये आपका एसीटेट। स्मार्ट हो आप लोग, ये लिविंग है। हाइड्रोलिसिस कराओगे, एक के पास H, एक के पास OH, आंसर आ गया। एक फिनोल आ गया, एक एसिटिक एसिड आ गया। हमेशा का रूल बना के चलो, एस्टर के अंदर लिविंग ग्रुप कौन है? ये वाला। हेलाइड के अंदर लिविंग ग्रुप कौन है? RCO से जुड़ा हुआ हेलोजन। एनहाइड्राइड में लिविंग ग्रुप कौन है? RCO, OCOR। ये RCO के अलावा सारी बचा हुआ लिविंग है। जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो लिविंग है। क्लियर? जिनको रेड मार्क कर रहा हूं वो एल्काइल असाइल ग्रुप्स हैं। हाइड्रोलिसिस समझ में आ गया होगा बच्चे को? हाँ भाई, पूछते जाओ पूछते जाओ, रुको मत। 5.6, 5.6, 5 डेसिमल 6,
ये वाला। यस सर। चलो, वैसे इसको देख के ही कर लो कि जिसने अटैक करना है ना, इसने कहा जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल रिएक्ट विद एक्वस NaOH, शेल रिएक्ट विद एक्वस, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होएगा, और तो क्या ही नहीं रहा वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल रिएक्ट विद एक्वस NaOH, जो सबसे ज्यादा एसिडिक होएगा। अल्कोहल उतने एसिडिक होते नहीं है, टर्शरी भी अल्कोहल होएगा नहीं, NH2 खुद बेस है, तो OH ही बचा बस। अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर तो सुपर पुअर है ना, 10⁻⁻16 से 18, पानी से भी कमजोर है ना वो तो। हे महान लोगों। यस। चलो, 5.5। 5.5 भी है कि ये मतलब एसिडिक नेचर पूछ रहा है, तो सबसे खतरनाक एसिड तो मुझे थर्ड ही लग रहा है। हो सकता है तुम्हें भी लग रहा हो, यस सर। क्योंकि दो दो नाइट्रो ग्रुप है और इसीलिए इसका एसिडिक नेचर सबसे खतरनाक हो गया है। लो जी, अब हमारे पास OH पे, लो जी सेकंड भी मजेदार आ गया। सेकंड पे OH पे नाइट्रो लगा हुआ है, थर्ड के बाद टू, थर्ड के बाद टू, फर्स्ट कट गया, थर्ड कट गया, अब बचता है आपके पास फर्स्ट एंड फोर्थ। फोर्थ पे मिथाइल पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन है और उसपे पॉजिटिव मिजोमरिक है, तो पॉजिटिव मिजोमरिक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो फिर आपका फोर्थ नंबर लगेगा, जो एसिडिक नेचर को कम डेंट डाल रहा है। पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव इंडक्शन रो रो के बेचारे का, और एंड में पॉजिटिव मिजोमरिक इफेक्ट खतरनाक तरीके से। पॉजिटिव मिजोमरिक इफेक्ट खतरनाक तरीके से इसका एसिडिक नेचर डाउन कर देगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, जितने पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, जितने पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे उतने एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, और जितने नेगेटिव होंगे उतने एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। ऐसा मैंने आपको बार बार बताया था। हाँ भाई, आने दो अगला क्वेश्चन। 6.1 2 3 4 5 6 में कोई दिक्कत नहीं है। 6.5 कैसे किया? 6.5। हम्म, उससे क्या पता चला फिर मतलब कैसे, मतलब इसको रिएक्शन को कैसे प्रोसीड कैसे करवाया? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि CH3CO C+ के साथ आ रहा है? CH3CO C+ के साथ आ रहा है, तो उसको ऐसा ऑक्सीजन चाहिए होगा जो माइनस हो। जो तुम लाइनें बोल रही हो वो बिल्कुल ठीक चल रही है। अब सारी जनता तक पहुंचने का तरीका क्या कि CH3CO पे प्लस है, बाकी फिनोल के O पे भी लोन पेयर डोनेशन से प्लस आ गया, C पर भी, D पर भी, A पर भी, लेकिन जो B है ना, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसका लोन पेयर मेंटेन्ड है, इसलिए उस पर CH3CO का अटैक इजी हो गया। वन पॉजिटिव कैन इजिली अटैक ऑन द नेगेटिव। अगला कौन सा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शैल गिव बेंजीन एज द फाइनल प्रोडक्ट? फिनोल भी फिनोल विद जिंक डस्ट देखा, कल कराया तो था। थर्ड, ये इथर की रिएक्शन है बच्चे, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिक्सिंग हो जाती है कभी कभी। HI ये डबल बोन करेक्टर है, तो यहां से मिथाइल आयोडाइड अलग होएगा, फिनोल मिलेगा। फिनोल के बाद कुछ किया उसने ना, एनिसोल प्लस HI, रेड पी तो आपको लेना ही था, और फिर हीट है। नहीं, अगर वो रेड पी HI ले रहा है, रेड पी
बाद में ले रहा है लेकिन एच आई नहीं ले रहा उसके साथ, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका आंसर तो मेरे इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट ही आएगा सिर्फ। हाँ, और नहीं, इसको ना रेड पी प्लस एच आई साथ में डालना पड़ेगा, नहीं तो पंगा हो जाएगा। अकेला रेड पी कैसे लिख रखा है? एनिसोल प्लस एच आई, मैं मंजूर कर गया बात को, फिनोल बन गया। क्योंकि जहां से बॉन्ड टूटना था वहीं से टूटा, मिथाइल पे आयोडाइड आ गया और ओ पे एच आ गया। अब फर्दर रिएक्शन करानी तो रेड पी एच आई फिर देना पड़ेगा, तो फिर इसका रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन होकर आपके पास बेंजीन बन जाएगी। वो अकेला रेड पी लिख रखा है उसने ना, रेड पी अकेला क्या कर लेगा? रेड पी तो जो आयोडीन बनता है उसको उसको रिएक्ट करके बैकवर्ड नहीं आने देता रिएक्शन को। एनिसोल प्लस एच आई एग्रीड, फिनोल बन गया, और जो फिनोल बना उस पर रेड पी एच आई अगेन, फिर जाके आपके पास आंसर आएगा। यूं समझो ना यार, कि आपके पास कोई अल्कोहल है, उसको आपको एल्केन में बदलना है, तो रेड पी एच आई की रिएक्शन करवानी पड़ेगी, और यहां तुम्हारा खर्चा आता है 4 एच आई का, 2 एच आई का। 2 एच आई में से ओ एच हट के पानी बन जाएगा, आयोडीन बाहर हो जाएगा और आर एच बन जाएगा, बस वही फेनोमेनन यूज किया उसने। इट इज अ रेड पी एच आई, नॉट रेड पी ओनली। तो ये लिखने वाले ने कुछ ज्यादा ही समझदारी दिखाई है। एनिसोल प्लस एच आई फिर कोमा फिर रेड पी, ये क्या बात बनी? रेड पी एच आई वापिस। 6, 9, 6, 10, 6, 11, 6, 12, जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया जल्दी से डिस्कस कर लो। 13 भी पूछ रहा है कोई बालक? तू ही तो कह रहा था 13। 18 तो है ही नहीं इस पेज पे, बावड़े। ये फिनोल है आपके पास, फिनोल पे आपने ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई, आप भूल गए इस रिएक्शन को शायद, और वो भी ब्रोमीन के साथ सीधा ही कह रहा है कि ब्रोमीन वाटर यूज किया होगा पक्का, क्योंकि आंसर आपके पास 246 ट्राइब्रोमो क्या आ गया? फिनोल। एक 11वीं क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था, नाम था मोल कॉन्सेप्ट। उसमें सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी पड़ती थी, हमने इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिख डाली, हमने इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिख डाली। ये 94 ग्राम है, ये 94 ग्राम है 1 मोल, ये 480 ग्राम्स है 160 इंटू 3। ठीक हो गया। अब एक आसान सा काम करना है, 9.4 रिएक्ट विद 480, 94 रिएक्ट विद 480, 9.4 रिएक्ट विद 48, आंसर आ गया। 94 कितने से रिएक्ट कर रहा है? 480 से, तो 9.4 कितने से करेगा? दैट इज योर आंसर। तो हे महान लोगों, आगे क्वेश्चन पूछो। 18वां नंबर। बेसिक मीडियम था तो इन भाई साहब ने कुछ अपना ऐसा फॉर्म बना लिया, ठीक हो गया। तो इस पे अटैक होने की पॉसिबिलिटी, तेरे को क्यों क्यों लग रहा है कि क्यों बनेगा? वहां से तो कुछ खिसक ही नहीं सकता, रिमूवल ही नहीं हो सकता, एच ही नहीं है वहां तो। पैरा पोजीशन पे तो एच ही नहीं है ना डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो वहां पॉसिबल ही नहीं है। अब यहां नेगेटिव लगा तो मेरे को पी में भी कोई दिक्कत इसलिए नहीं लगती है क्योंकि ऑर्थोपैरा पे अटैक हो रहा है। मुझे एस में दिक्कत इसलिए नहीं लगती है क्योंकि इसमें ऑर्थो पे आ रखा है। हाँ, अगर मैं ये करवा भी दूंगा इसका ना, मान लेते हैं एक बार, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के चांस तो बिल्कुल नहीं है। ये नेगेटिव यहां आ गया, यहां आ गया, ये मिथाइल आ गया, यह CH Cl2 आ गया। हम्म, क्यू के बनने के चांस यहां तक तो हो गए, चलो फिर तो आर बिल्कुल गलत हो गया। हम्म, आर बिल्कुल गलत हो गया।
और पी में उसने पैरा ऑर्थो पे अटैक करवा रखे है ना। यहाँ ओ एच लिखा उसने, ये गड़बड़ कर दी। अच्छा माइनर मेजर पूछा उसने, मैं क्या क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कौन कौन नहीं बन रहे हैं, तो माइनर प्रोडक्ट में तो फिर क्यू रख ही दो आप, और मेजर प्रोडक्ट में आपके पास उसके ऑर्थो पे अटैक करवा के सीधा ऐसा आंसर दे दो, बस कहानी खत्म करो। हम क्यों उलझ रहे हैं फालतू में। मैं क्वेश्चन रीड किए बगैर ही सोल्व कर रहा हूँ इसको। वो कह रहे हैं कि माइनर मेजर बताओ, तो माइनर में तो आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया जो नॉन एरोमेटिक है। अब नॉन एरोमेटिक अपने आप को एरोमेटिक में कन्वर्ट करना ही चाहेगा, तो वो आपका फॉर्माइलेशन है। तो सीधा सीधा सेकंड आंसर टिक लग रहा है, माइनर फिर मेजर। हम ऐसे ही उलझ रहे हैं बेचारे के साथ, जो कि पैरा पे अटैक होकर सी एच ओ आ ही नहीं सकता, क्योंकि एच डिस्प्लेसेबल है ही नहीं। वो तो एक नेगेटिव आने से वहां अटक गया जाकर। आंसर तो ऑर्थो पे आना है इसका। जब भी रिमटिमान रिएक्शन में पैरा ऑक्यूपाइड हो तो ऑर्थो पे, ऑर्थो ऑक्यूपाइड हो तो पैरा पे। जब दोनों ऑक्यूपाइड हो तो नील बट्टे सन्नाटा, नथिंग। हाँ जी। सर। हाँ जी बोलो छवि जी। सर एक्चुअली ना मैं घर पे लाइट चली गई थी तो वाईफाई बॉक्स अभी रिकनेक्ट हुआ है। आप मुझे स्लाइड्स दिखा दोगे? मुझे लगता है स्लाइड्स को याद ज्यादा है ही नहीं, डाउट्स ही हैं बस। सर ये थैंक यू सर। ये पहली है, ये दूसरी है, और ये तीसरी है। हाँ भाई, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के क्वेश्चन में कोई डाउट? तूने कर लिए मतलब सारे? हाँ आगे लेवल 2 में पढ़ा हुआ है कोई क्या? कौन सा? नहीं सर, ये 9th सर। लखवीर मजे लेना शुरू कर गया। 9वां क्वेश्चन। वो कह रहा है जी द कंपाउंड ओ एच है एल्कोहल, ये तो एल्कोहल की रिएक्शन है, इसको क्यों कर रहे हो अभी? मिसलेनियस 9th सेक्शन का 11वां क्वेश्चन। ये क्या भाई, मिसलेनियस शुरू ही 9-11 से हो रखा है ना? 9.11 चाहिए ना? ये तो कल ही तो बताया था। मैंने कहा था आईटी में आ रखा है, बस एच हट के इथाइल आ जाएगा सीधा आंसर। क्योंकि हाँ जी हाँ जी, हमने किया क्या? हाँ ठीक है। मैं, मैं गलती कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ। भाई ओ पे तो प्लस है ना ऑलरेडी। हे महान आत्माओं, वो फ्लो फ्लो में मेरे से बुलवा गया। ओ पे तो ऑलरेडी प्लस आ गया ना, तो जो एरो पे पड़ा हुआ इथोक्साइड है वही तो C2H5 आई प्लस से रिएक्ट करेगा। भाई C2H5 ये अटैकिंग है ना, अटैकिंग, तो प्लस प्लस पे कैसे अटैक कर देगा मुझे बताओ एक बार फिर। लखवीर सर, ओ पे प्लस आ चुका है। लखबीर सर, ओ पे प्लस आ चुका है। अब जब आप इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन करवाओगे, इथाइल का प्लस इस पर जाने से मना कर देगा, डबल बोन करेक्टर से टूट नहीं सकता, तो इसीलिए फिनोल निकम्मा बनेगा। ये ईथर बनाने का रिएक्शन हो गया। इस इथाइल आयोडाइड का इथोक्सी पे आंसर आपके पास डाइथाइल ईथर आ जाएगा। हमसे पूछा गया है बीपी का ऑर्डर, और बीपी में डाइपोल मोमेंट मैटर करता है, और इसमें से किसी का भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, पैरा का भी नहीं है, क्योंकि ओ पे लोन पे टिके हुए ना। 11वीं क्लास पढ़ी होगी आपने। ये जो एक बच्चा भी एंट्री मारा है, क्या वो छवि थी? यस सर। ओके, तुम्हारे यहाँ बरसात आ रही है क्या छवि? सर
सर मौसम थोड़ा खराब है। थोड़ा खराब, सिर्फ थोड़ा खराब, सिर्फ थोड़ा, Yes, sir. ये तो बड़ी गड़बड़ बात है, ज्यादा खराब होना चाहिए था। ऑर्थो मेटा पैरा, सुनो भी ध्यान से। उसने कहा जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बिलो मेंशन्ड एल्कोहल, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट हमारे पास किसका है? ऑर्थो का। और आपको मैंने बताया था बीपी को कंट्रोल करने वाले कौन होते हैं? पोलैरिटी, मोलिकुलर वेट, लेस ब्रांचिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी। तो अभी ऑर्थो की पोलैरिटी ठीक ठाक है, लेकिन ऑर्थो में ना थोड़ा सा लॉस भी हो रहा है हमें। ऑर्थो में लॉस हो रहा है, पता है किस बात का? किलेशन बोलते हैं जिसको। तो Yes. अब पहले वाले पे लगा लो, पोलैरिटी ज्यादा है लेकिन किलेशन से डेंट हो गया। लेकिन सी वाले में इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएशन हो सकता है, इसमें इंट्रा हो गई। अगर मैं आपको आधे मिनट का स्पेस दूं तो आप अपने लेवल पे सोचो, थोड़ा सोचना शुरू करो भी, ये हो सकता है, ये आ सकता है, सब मिक्स करके आंसर बना दो। ये जनरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो मोस्ट प्रोबेबली मेरे से हर बार पूछा ही जाता है। सोच लो 10 सेकंड, कोई जरूरत थोड़ी है भी तेरे एक नंबर का तूने इतनी फास्ट यूज करना है। हम्म? आगे आंसर थर्ड में, फोर्थ में एक फिनोल भी तो है यार। थर्ड में इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सेकंड गलत हो गया। और वैसे भी कोई ओड वन आउट भी करेगा ना, तो सेकंड वैसे भी बाहर जाना ही चाहिए, क्योंकि सब में थर्ड टॉप पे दे रखा है। चलो जी, अब इस थर्ड की लड़ाई सेकंड से करवानी पड़ेगी, क्योंकि डेंट लग गया किसको? किलेशन का, फर्स्ट वाले को। अब तो बिल्कुल ही कहानी खत्म हो गई। फर्स्ट फोर्थ में से जिसके पास ज्यादा ओएच है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा है कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू सिंगल ओएच। अब कोई मेरे से पूछेगा सर मिथेनॉल में और ग्लाइकोल में किसका बीपी ज्यादा, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा, तो मैं इथाइलिन ग्लाइकोल को ही बोलूंगा। कोई मुझे इथाइलिन ग्लाइकोल से ग्लिसरॉल का बोलेगा तो मैं ग्लिसरॉल की विस्कोसिटी और बीपी ज्यादा बोलूंगा, तीन ओएच है उसके पास। तो जो लड़ाई चली ना फर्स्ट में और फोर्थ में चली, फर्स्ट वाले में दो ओएच थे और फोर्थ वाले में एक ओएच था। दैट्स वाई जो पहला वाला है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा कर जाएगा थर्ड फोर्थ के कंपैरिजन में, तो ये पूरा लॉजिकली हो गया कि वाई द थर्ड इज ऑन टॉप, ड्यू टू द इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो और बोलो। 13 sir. 13 बच्चे आया था, याद करो, तुम्हारे एल्काइल अराइलाइड में आया था, तुम भूल गए। Yes. ये तो प्राचीन काल में हुआ था कभी, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा। Absent था उसमें, 2 दिन जशन, मुझे तो तुम्हारी सारी क्लास ही एबसेंट रहती है, तुम थोड़े वीआईपी नहीं टाइप sir. के लोग हो सारे सारे ना। जितने एबसेंट तुम्हारी क्लास में रहते हैं उतने तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है नहीं ना तुम लोगों पे, ये पंगा एक्चुअल में। और जहां थोड़ा सा भी डिसिप्लिनरी एक्शन का डर होता है ना, वहां यूनिटी बनी रहती है। और कोई डिसिप्लिनरी एक्शन का डर ही नहीं है, सब मनमोजी हैं, सब अपनी मर्जी से चले जा रहे हैं, तो किसी का भला नहीं होता इसमें। ना इंस्टीट्यूट का भला होता है, ना बच्चे का भला होता है, ना टीचर का भला होता है, तीनों ही बर्बाद हो जाते हैं। और उसमें जो सबसे ज्यादा बर्बाद होता है वो होता है बच्चा, क्योंकि टीचर ने तो फिर बच्चे पकड़ लेने अगले साल, इंस्टीट्यूट ने पकड़ लेने अगले साल, बर्बाद होता है बच्चा मेनली। ये आपके पास एक्सेस बेस,
टर्शरी वालों की एक बीमारी है, टर्शरी वाले जब भी कोई बेस देखते हैं ना सीधा एलिमिनेशन की तरफ निकलते हैं। अब मैं जशन को मैसेज दे रहा हूं क्योंकि प्यारा प्यारा सा बच्चा है वो, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। जब भी मैं टर्शरी पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखूं, जब भी मैं टर्शरी पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखूं, जब भी मैं टर्शरी पे सोडियम लिखूं, जब भी मैं टर्शरी पे अमोनिया विद हीट लिखूं, तो ये भाई साहब अपने आप को एक ही तरफ बदलते हैं ले जाकर, वो है एल्कीन, वो है एल्कीन। ठीक होगी बात? तो अब ये टर्शरी था एक्सेस ओएच की प्रेजेंस में, यहां सीधे सीधे तुम्हारा आंसर एल्कीन बन गया। ठीक है जी, ये अल्फा पे ब्रोमीन, बीटा पे एच, अल्फा पे ब्रोमीन, कोई भी एक निकाल दो। अच्छा जी, इसमें तो डबल बॉन्ड करेक्टर थे, ये भाई साहब तो मना करके मैं तो नहीं हिलता यहां से। क्लियर? और ये CH2Br ये तो बेंजाइलिक था, ये तो SN1 SN2 दोनों के लिए कैपेबल है। लो जी, इसी क्वेश्चन को अल्काइल अराइल हैलाइड में भी हमने सीधे सीधे पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है। फिर उस दिन मैंने आपको ये थ्योरी बोर्ड पे करवाई थी उस दिन, डाउट के डिस्कशन की ड्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर है 3.33 3.23, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 3.23 3.23। दिख गया भाई कि तकलीफ नहीं उठाई? उसमें भी वो टर्शरी था, डबल बॉन्ड लग जाएगा, राइट या लेफ्ट कहीं लगा दो। और Br सेकेंडरी था तो उस पे H लग जाएगा, वो एल्केन बन जाएगा। हाँ भाई, आगे पूछो। 9, 14, 15 कोई है तो काम वाला क्वेश्चन बोले सर। कल को ले लेंगे भाई, तुमने आज किए नहीं जो कल को कह रहे हो। कितने बताए थे वैसे मैंने इसके लेवल 2 के? वेरी गुड, क्या बात है। तो बेइज्जती कर रहा है शरेआम तो मेरी मार्केट के अंदर खड़े होके हैं। वैसे पता चल गए तुम्हें कौन कौन से हैं? चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे लगता है 4-5 ही होंगे, ज्यादा तो होंगे नहीं कोई। बता देता हूँ जी। हाँ, ये तो अल्कोहल फिनोल ईथर ही है बिल्कुल। अब पहले क्वेश्चन में वो NaBH4, तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये पहले नंबर पे डाल गया एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है। NaBH4 तो एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करके अल्कोहल, तो पहला क्वेश्चन अभी होएगा नहीं। एसीटोन ये भी नहीं होएगा, और ये भी नहीं होएगा, HBO भी नहीं होएगा, पांचवा भी नहीं होएगा, छठा भी नहीं होएगा, सातवां भी नहीं होएगा, आठवां अल्कोहल ये भी नहीं होएगा, नौवां भी नहीं होएगा। लो जी, ये मुझे कुछ थोड़े थोड़े चांस लग रहे हैं। 10वें क्वेश्चन के ऑर्गेनिक कंपाउंड है मोलिकुलर वेट 92, तो फिनोल के ही चांस लग रहे हैं। और गिरगनाड से रिएक्शन करवाया, गैस निकल आई, इसको देख लेना भाई थोड़ा सा ना, 10वें वाले पे नजर मार लेना। 94 था यार उसका मोलिकुलर वेट, फिनोल का तो 92 थोड़ी था। और आगे 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 अभी तक तो मुझे कोई क्वेश्चन दिखा नहीं 2 पेज के अंदर। पोली बेंजोइलेटेड, इसको देख लेना थोड़ा सा। 19th को देख लेना, ये ना शॉर्टन बोमन टाइप से रिएक्शन होकर ना मोलिकुलर वेट का डिफरेंस से पता चल जाएगा आपको ना, एक बार ट्राई मार लेना। और उसके बाद 22 देखना भाई, फिर 23 देखना भाई, 24 देखना। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या देखोगे भाई? 34 कार्बोलिक देख लेना भाई, 34 पांच चार ही है, कोई ज्यादा है नहीं। उसके बाद आइडोफॉर्म टेस्ट तुमने 38 कर लेना है, मैंने बता दिया था आपको आइडोफॉर्म टेस्ट, तो इसको भी कर ही लेना। तो खत्म करो, परे मारो इसको भी। उसके बाद ग्रिग्नार्ड बना, ये भी वहीं का क्वेश्चन है, एल्कोहल फिनोल ईथर का भी। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। 42 कर लेना, हेलोफॉर्म रिएक्शन है 42, पांच चार ही है, कुछ ज्यादा नहीं है।
और अभी हमारे पास बचे हुए 25 मिनट। तो क्या हुक्म है मेरे आका? तो हेलोफॉर्म की फर्दर रिएक्शंस के बारे में पढ़ना शुरू करें। हेलोफॉर्म तो समझ में आ गया कैसे बनता है, इसकी मैकेनिज्म भी तो देखनी है निकम्मे लोगों। हाँ भाई, थोड़ा मैकेनिज्म की तरफ ध्यान दो। मैंने आपको बताया था कि इसमें मुझे हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड मतलब Cl प्लस चाहिए। तो एक CH3CO ग्रुप चाहिए। ध्यान से सुनना और समझना भी, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। एक एक बात को ध्यान से सुन लेना। ये जो पड़ोसी हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये एसिडिक नेचर के हैं। अब अगर मैं इस पे क्लोरीन बेस के साथ में लेकर चलूं, क्लोरीन बेस के साथ में लेकर चलूं, अब सोचो ना इन दोनों ने मिलकर क्या तैयारी कर रखी है, NaOCl, यानी Cl प्लस की तैयारी कर रखी है। Cl प्लस की तैयारी, Cl प्लस की तैयारी। यहां से प्रोटॉन निकलेगा, तो यहां से प्रोटॉन निकलेगा, एसिडिक है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से, और उसको Cl प्लस ही ज्वाइन कर लेगा। अगर आपको इसमें मजा नहीं आ रहा तो लो स्टेप बढ़ा देते हैं। अब तो ठीक है। यस इस बेस की प्रेजेंस में इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने अपने CH3 के H को रिमूव करवा दिया, और इसमें इवन रेजोनेंस है। हमें तो कार्बन का प्रोटॉन उड़ा के मजा है, और वैसे भी इसको टोटोमेरिज्म बोलते हैं अगर H मूव करता है 1 2 3 करके। इसी पे अब माइनस NaCl होकर, माइनस NaCl होकर यहां माइनस वोटर हुआ है, इस पर एक Cl प्लस इसको ज्वाइन करेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट वे कि एक H गया प्रोटॉन के फॉर्म में, उस पर एक Cl प्लस आ गया, H प्लस डिस्प्लेस्ड बाय Cl प्लस, पूरा की पूरा एक H प्लस Cl प्लस ने डिस्प्लेस कर दिया है। अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो मैं 2 स्टेप आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो इसी को बार बार पढ़ाऊंगा। क्लोरीन NaOH, वही हरकत फिर हुई, इसका प्रोटॉन निकला। अब तो भाई इस पे नेगेटिव आना, इसको और मजा आएगा कि क्लोरीन से पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है ना? तो फिर वही Cl H निकल गया, अगली बार फिर वही हरकत। क्या क्या इसमें से बाहर हुआ, माइनस NaCl माइनस वाटर, फिर NaOH, क्लोरीन कलेक्टिवली NaCl वाटर को बाहर करके एक कार्बन पे 3 3 Cl लगाकर बैठे हुए हैं। ये आपके पास ट्राइक्लोरो एसीटोन बन गए, ट्राइक्लोरो एसीटोन बन गए, ट्राइक्लोरो एसीटोन बन गया। अगर आपको समझ में आ रही हो बात तो, ये ट्राइक्लोरो एसीटोन बन गया है। अब क्या करें, एक कार्बन पे 3 Cl, COCH3, ये सारे के सारे अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। CCl3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सामने से अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मतलब OH ही हो रहा है, बेस ही है, न्यूक्लियोफाइल लिखने की नीड नहीं है। NaOH का OH। अब थोड़ा तसल्ली से बात को सुनना, ये अटैक यहां करेगा, और तो कोई जगह ही नहीं है, और ये पूरा के पूरा CCl3 माइनस, और वैसे भी CCl3 माइनस को एक ड्राइविंग फोर्स मिल रहा है,
अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आए तो बहुत बुरी बात है। इसके पास एम्प्टी डी का क्लोरीन के लोन पेयर से पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो जानी है। तो कहीं ना कहीं मैं इसके नीचे लिखता हूं, ये ड्राइविंग फोर्स है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग मेक्स CCl3 माइनस स्टेबल। तो ये ड्राइविंग फोर्स है रिएक्शन को आगे ले जाने के लिए। और इधर से अगर आप समझदार हो थोड़े से भी, जैसा कि आपको रोज लगता है, एसिटिक एसिड बाहर आ गया, ये देखो CH3COOH। अब थोड़ा सा मेरे को गाइड करो, एक तरफ से CCl3 माइनस है, एक तरफ CH3COOH है, एक बेस है और एक एसिड है, एक बेस है और एक एसिड है। तो ये प्रोटॉन का एक्सचेंज हो गया, इन दोनों के बीच में प्रोटॉन का एक्सचेंज हो गया ना, और तुम्हारा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्लोरोफॉर्म मिल गया तुम्हें। CCl3 माइनस क्लोरोफो एसिटिक एसिड से रिएक्शन करके क्लोरोफॉर्म और एसिटेट मिल गया। अवनीत क्या हो गया, बारिश का पानी आ गया क्या, इतना गुस्सा दिखा रहा है? तो हरमीन ने कुछ कह दिया? फोन आ रहा ओके। इस बात को आप समझ गए एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ पे? श्योर? अब ऐसे तुम्हें अगर थोड़ा सा भी पीछे जाकर देखने को मिलता है, मैं यहाँ NaOD कर देता हूं, मान लो जी, यहां मान लो NaOD OD, तो ये वाला पूरा के पूरा यहां शिफ्ट होएगा। इसी को वापस लिख लेते हैं। CDC हाँ, तभी मैंने ट्रिक बनाई थी इसकी। ये लो जी, ये ट्राइक्लोरो एसीटोन है, ये OD माइनस मतलब NaOD, जैसे आज कोल्ब्स रिएक्शन में नहीं लिख रखा था तुम लोगों ने, दोनों तरफ DD और सामने से NaOD। आपने उसको मैकेनिज्म बेस पे समझा, अगर मैकेनिज्म साफ होती ना तो समझ में भी नहीं आना था क्वेश्चन वाला। क्लियर? तो ये CCl3 माइनस अलग हो गया और पूरा के पूरा OD इस CH3CO को ज्वाइन कर गया। इन दोनों के बीच में ना कंडीशंस बड़ी टेंशन वाली हैं। यहां पे CCl3 मिलकर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं और CH3CO का CO भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। दोनों के बीच में बॉन्ड कट से टूट जाएगा, बस बाहर से कोई लड़ाई करवाने वाला आना चाहिए, वो है OD ने टक्कर मारी, ये टूट गया। OD ने आती इस बॉन्ड पे टक्कर दी, खट से टूट गया ये। और CCl3 माइनस खुद टूटना चाहता था स्टेबल। मान लो मैं किसी बच्चे को यहां से रिमूव कर दूं, वो तो भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था कि कोई मेरे को रिमूव कर दे, कोई मेरे को रिमूव कर दे, और मैंने कर दिया, उसका तो भला हो गया। बाद में वो कहेगा मेरे को तो ना अगली क्लास से भी लगाने को नहीं मिली, लेकिन वो अंदर से खुश हो रहा है कि चलो आज का तो झंझट खत्म हुआ। तो वही है, CCl3 चाहता यही था कि बाहर हो जाए, OD ने टक्कर की, भाई साहब बाहर हो गए। लो जी, अब इन दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन, CdCl3 CD, ये वाला D, और इधर तुम्हारे पास कौन, एसीटेट। तो सोचो NaOHO, तो उसका H हेलोफॉर्म में जाता है, NaODO तो उसका D भी हेलोफॉर्म में जाता है। तो अब आप पीछे झांक के देखो, थोड़ा सा पीछे मतलब रिएक्शन में पीछे, अपने पीछे में झांकने लग जाना। ये इसकी ट्रिक थी, देखो मैंने क्या कहा था, इतना इतना पार्ट NaO से जुड़ेगा और CH3 पर Cl जुड़कर वो आपको फाइनली H के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। H के साथ अगर ये NaOD हो जाए तो CdCl3, अगर ये NaOT हो जाए तो CtCl3, बस ये चलता जाएगा गेम। पूरा मैकेनिज्म है, कुछ भी रैंडमली नहीं हुआ है, सब कुछ सिस्टमेटिकल ढंग से प्रोसीड कर रहा है। और ऐसे तुम्हारे पास ना, अगर CHO हो प्लस क्लोरीन आ जाए, 3 मोल रिएक्ट करेंगे, पहले होता है ऑक्सीडेशन, -3 HCl होएगा,
CCl3CHO, इसको तुम लोग बोलते हो क्लोरल। ऐसी तुम्हारे पास CH3CHO वापिस हो, 3 आयोडीन आ जाए इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। आपको पता है प्रोटॉन हट रहा है तो उसकी जगह भी एक प्लस ही आ रहा है, CH3CHO का H प्रोटॉन हटा I प्लस, प्रोटॉन हटा I प्लस, प्रोटॉन हटा I प्लस, तो सेम स्पीसीज रिमूव्ड बाय सेम स्पीसीज। ठीक है जी, तो यहां 3 HI हो गए, और ये CI3CHO, इसको हम आयोडल बोलते हैं। तो अगर पेपर में कभी सीधे सीधे क्लोरल से हेलोफॉर्म बनाने के लिए बोले तो आपने कहा हमें क्या परेशानी है, इसमें क्लोरीन सीधे बेस का अटैक करवाना है। जैसे उसने कहा जी क्लोरल, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरल रिएक्ट विद बेस, क्लोरल रिएक्ट विद बेस, क्लोरल रिएक्ट विद बेस, तो सीधे सीधे हेलोफॉर्म और HCOONA, HCOONA। सुन पा रहे हो भी क्या कह रहा हूं? कोई कंफ्यूजन? तो हाँ जी, दसो दसो, ये बात समझ में आ गई आपको ना? तो आपकी जो बुक है ना ये वाली, इसमें से अब जितना मैक्सिमम खत्म कर पाओ खत्म कर, आप नहीं मतलब मेरे मेरे साथ हम दोनों इकट्ठे करेंगे मिलकर, क्लियर? उसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन में आना, और हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर आकर ना सबसे बड़ा टास्क होता है, 90% टास्क होता है कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो आपको शुरू से लेना है, इथेनॉल दे सकता है, ठीक है जी, और उसके ऑक्सीडेशन से बना हुआ एसिड एल्डिहाइड दे सकता है, फिर 2 डिग्री 2 एल्केनॉल दे सकते हैं, उनके ऑक्सीडेशन से बने हुए एल्डिहाइड कीटोन विद 2 एल्केनोन, 2 एल्केनोन दे सकते हैं, फिर वो एस्टर दे सकते हैं जो हाइड्रोलिसिस के बाद आपको 2 डिग्री 2 एल्केनॉल दे दें, फिर एक्टिव मिथाइलिन वाले ग्रुप दे सकते हैं, अगर आप सुन समझ पा रहे हो तो एक्टिव मिथाइलिन वाले ग्रुप, ठीक है ना? तो क्लोरोफॉर्म का लेबोरेटरी प्रिपरेशन 28 नंबर पेज के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, फिर वो ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करा गया, फिर वो हमारा ट्राइक्लोरो एसीटोन से रिएक्शन करा गया, फिर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में मैं थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख दूं जिससे हमारा काम प्रॉपरली सीक्वेंस में आ जाए। तो किसी को अब तक दिक्कत हो तो मेरे से बात कर ले, बोलो भाई। चलो सुनो भाई, नेक्स्ट है आपके पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिर्फ क्लोरोफॉर्म की फिजिकल प्रॉपर्टीज। कम से कम इस चैप्टर से तो हमारा पीछा छूट जाएगा, फिर इसको रिवीजन पे लगा देना, क्लियर है? और जितना अच्छा एल्केन एल्केन एल्काइन और शुरू के चैप्टर होते हैं ना, कि 12वीं का पहला चैप्टर है, तो इसको तो गलती से इग्नोर नहीं कर सकते आप, बाकी आपकी चॉइस है। इट इज हैवी, पहली बात होना ही है, 3 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए। फिर क्या जी, कलरलेस लिक्विड विद कैरेक्टरिस्टिक स्वीट स्मेल, इसी मीठी स्मेल के चक्कर में लोग बेहोश हो जाते हैं। क्लोरोफॉर्म वाटर इंसोल्यूबल, क्यों घुलेगा, वजह तो है नहीं कोई, पानी में नहीं घुलता। फिर कह रहा है जी बट सोल्यूबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज यूजुअल, जो ट्रेंड रहा है हमेशा का ना। ठीक है जी, लाइक एल्कोहल ईथर, अगर आपको पता लगता हो तो। तीसरे नंबर पे चले, इनहेलेशन ऑफ इट्स वेपर प्रोड्यूसेस द अनकॉन्सियसनेस, मैंने आपको पहले ही बताया था ये एनेस्थीसिया में काम आता है। तो अनकॉन्सियस, इसकी वेपर्स के टच में कोई भी आएगा तो उसको बेहोशी आएगी, अनकॉन्सियसनेस, एनेस्थेटिक एजेंट है, एनेस्थीसिया में यूज करते हैं इसको ना। तो आप लिख लो क्लोरोफॉर्म की वेपर्स के टच में जो भी आएगा, इन कुल मिला के क्लोरोफॉर्म ही है, क्योंकि इसका बीपी कोई खतरनाक है नहीं, 61 डिग्री के आसपास है, तो उससे अनकॉन्सियसनेस आने वाली है। कभी अगर आपने इसको सूंघा हो तो
आपने भी फील किया होगा, कभी नहीं। अच्छी बात है, वेरी गुड है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन इट इज नॉट इनफ्लेमेबल बट इट्स वेपर व्हेन इग्निटेड। ग्रीन एज फ्लेम देंगी, ग्रीन एज फ्लेम देंगी, ग्रीन एज फ्लेम। समझ गए भी बात को? चलो, हाँ जी। क्लोरोफॉर्म के बारे में कर रहे हैं ना बात सर? हाँ, क्लोरोफॉर्म, पर्टिकुलरली क्लोरोफॉर्म, नॉट ऑल, ओनली क्लोरोफॉर्म। पर्टिकुलरली क्लोरोफॉर्म, ठीक है जी। चलो, अब इसकी केमिकल रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। बिना टाइम खराब किए, क्योंकि टाइम एक्चुअल में मान के चलते नहीं, खराब बच्चों का होता है, हमारा नहीं होता ना। टाइम तो बच्चों का ही है ना। अब इसमें जितना यूज कर पाओ आगे प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ जी, आने दो भाई साहब। एल्फॉर्म रिएक्शंस और क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी वाली है सर? नहीं 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 बच्चे, सिलेबस तो कल खत्म हो गया ना। आतिफ बाबा जी बोले थे ना कि हमारा सिलेबस कल ही खत्म हो चुका है प्यारे बच्चों, है। और उसके बाद हम जो कर रहे हैं, एक तो आपके डाउट्स कर रहे हैं, एक हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मतलब सिलेबस से एक्स्ट्रा नहीं, कल वाले सिलेबस से एक्स्ट्रा जो टेस्ट में आना है। तो अकेला फनोल आना है। क्या आना है? फर्नैल, फर्नैल। स्मार्ट है बच्चे पंजाबी में। हाँ जी। तो नेक्स्ट है आपके पास केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम करवाते हैं इसका ऑक्सीडेशन। पंजाबी में ऑक्सीडेशन को क्या बोलेंगे? हाँ, तो कुछ अलग ही बोल रहा है। चलो जी, ऑक्सीडेशन। और अपना क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर देखने के बाद अकल अपने आप आ जाएगी कि जो क्लोरोफॉर्म है ना, उसका ये वाला एच बड़ा एक्टिव है। क्लोरोफॉर्म के कार्बन पे जुड़ा हुआ एच बड़ा ही एक्टिव है। और अभी तो बताया था आपको कि अगर इसको प्रोटॉन के फॉर्म में अलग कर दें तो हमेशा का रूल है, आज का नहीं, प्राचीन काल का रूल है। प्राचीन काल का मतलब है जीओसी। तब से बताते आ रहे हैं कि अगर किसी भी एसिड ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, हरमिलन घर जाना चाहती है, कहती नहीं, बोल तो रही है लेकिन इसने अपना माइक ऑन नहीं किया। तो अभी तो लोग कह रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं हमें बाहर निकालो, हम फंस गए है। पहले कहते छुट्टी दो, अब ना चिल्ला रहे घर बैठ के, हमें कोई इनसे बचाओ अपने मम्मी पापा से, हमें घर से बाहर निकालो, हम बुरे फंसे हुए हैं। चलो, अच्छी बात है ये तो तुम्हारी जनरेशन ऐसी जनरेशन जिसने सबसे ज्यादा मम्मी पापा देखे होंगे इस उम्र में। नहीं तो सबसे ज्यादा मम्मी पापा देखे हैं। चलो जी, ऑक्सीडेशन, क्लोरोफॉर्म पे एच का निकलना सबसे आसान है, ठीक है ना, सबसे आसान है। अब क्यों आसान है? क्योंकि रूल ऑफ केमिस्ट्री बोलता है कि अगर प्रोटॉन के रिमूवल के बाद बना हुआ एनायन किसी भी तरीके से स्टेबल हो जाए, पी पाई बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, रेजोनेंस, कोई और मैटर लग जाए, तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो इन भाई साहब का हो गया ऑक्सीडेशन, सिंपली एरियल ऑक्सीडेशन ही हो गया। और आपको एक नहीं ढेरों बार बताया है क्या, कि जब किसी कार्बन पे दो OH हो, जब किसी कार्बन पे OHCl हो, जब किसी कार्बन पे OHNH2 हो। मैं क्रैश कोर्स है मेरा एक सुबह चल रहा है, उसमें मुझे पूछते पूछते 25 दिन हो गए भी एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल क्यों है, वो बता ही नहीं रहे। और मैं भी नहीं बता रहा उनको, क्योंकि वो बोलते नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करते वो। तो उनके अब 2 दिन बचे, लास्ट वाले दिन फिर पूछूंगा, नहीं उन्होंने बताया फिर मैं ही बताऊंगा। एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल क्यों? पता चल गया क्यों। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। एक कार्बन पे दो OH भी, एक कार्बन पे OHCl भी,
एक कार्बन पे OH NH2B, एक कार्बन पे OH मिथोक्सी भी, OH होना जरूरी है, OH होना जरूरी है, माइनस HCl हुआ, C डबल बॉन्ड O हुआ, Cl हुआ, इसका नाम है फोस्जीन। और फोस्जीन एक टॉक्सिक गैस है, लो कर लो बात। बंदे को सुंघाया था बेहोश करने के लिए, थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में सुंघा दिया, 15 मिनट बाद उठा ही नहीं, स्वर्ग से धार गए। क्योंकि है कौन ये, जहरीली गैस है, कौन, फोस्जीन। तो ये एक्चुअली में ना लेबोरेटरी में पड़े पड़े ही फोस्जीन बन जाती है, तो फोस्जीन की टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। अब टेस्टिंग के लिए सुंघाओगे थोड़ी, कोई लेबोरेटरी में केमिकल रिएजेंट ही बना होगा। अपने दोस्त को सुंघा दिया, मैं तो टेस्टिंग कर रहा था सर, ये तो पता नहीं क्या गड़बड़ होगी सर, ये तो गिर गया सर, उठ नहीं रहा सर, ये तो बोल भी नहीं रहा सर। ऐसा कुछ नहीं करना, टेस्टिंग होगी AgNO3 से, क्लियर है। ऐसा कोई काम नहीं करना, अपने फ्रेंड को ही सुंघा दिया तो ये टॉक्सिक गैस बन गई है। तो इसको प्रिकॉशनरी, ये जो फोस्जिन बना है ना, इसको बनने से रोकने के लिए, क्लियर, हमें इसको प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फोस्जिन। फोस्जिन के बनने को रोकना है। तो इसमें 1% इथेनॉल मिक्स कर देते हैं हम लोग, मिक्स 1% इथेनॉल इन द क्लोरोफॉर्म। बाकी क्लोरोफॉर्म को फिल कर देते हैं इन कलर्ड बोटल्स, जिसके डायरेक्ट एयर के टच में ना है। अब इथेनॉल क्या कर लेगा वो भी समझ लेते हैं। अगर फोस्जिन बन भी गया, अगर फोस्जिन बन भी गया तो इथेनॉल से रिएक्शन करके, अगर फोस्जिन बन भी गया तो इथेनॉल से रिएक्शन करके होएगा क्या, HCl का रिमूवल, HCl का रिमूवल, लो जी, ये बन गया आपके पास डाई इथाइल कार्बोनेट, एंड दिस डाइथाइल कार्बोनेट इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर। पहले तो इसको कलर्ड बोटल्स में भर के रख दो, और कलर्ड बोटल्स में भरने से डायरेक्ट सनलाइट के टच में नहीं आएगी फिर ये। और उसके बाद इसमें 1% इथेनॉल डाल दो। 100 ml पानी है तो 1 ml उसमें इथेनॉल है, 1% इथेनॉल डाल दो। फिर इथेनॉल बने हुए फोस्जिन को अगर बन गया तो, क्योंकि तो एरियल ऑक्सीडेशन से एक्सीडेंटली बनता है, और बन गया तो फिर उससे डाइथाइल कार्बोनेट बन जाएगा जो नॉन टॉक्सिक है। तो उस केस में सिर्फ ये एनेस्थेटिक यूज होएगी, बंदे मारने में काम नहीं आएगी, सिर्फ बेहोश करने में काम आएगी। कौन, क्लोरोफॉर्म। समझ पा रहे हो इस बात को आप प्रॉपरली। एक रिएक्शन और कर लेते हैं जी इसकी, क्योंकि अभी 1 मिनट पड़ा हुआ है हमारे पास। रिएक्शन विद एसीटोन, रिएक्शन विद एसीटोन। जब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर शुरू होएगा ना, बस ये अगला राउंड ही है, इसके बाद हो ही जाना है इसने। तो एसीटोन, जितने भी एल्डिहाइड कीटोन है उनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और मैंने आपको बार बार बोला, क्लोरोफॉर्म के अंदर से एक न्यूक्लियोफाइल निकल के आ सकता है जिसका नाम है CCl3-। कारण है ना भाई, प्रोटॉन निकलने के बाद CCl3- p पर d डिपेंडेंसी स्ट्रॉन्ग है, तो ये पूरा के पूरा एनायन जाके C पे, H इस पे, और आपके पास जो फाइनल आंसर आया, इधर ये एसीटोन था, इधर ये आपके पास क्लोरोफॉर्म है, और इधर ये आपके पास क्लोरीटोन। एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरीटोन। ठीक है जी, कल आपके डाउट्स जैसे ही खत्म होंगे इमीडिएटली हम लोग इसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे, जिससे हमारा सिंगल मिनट भी खराब नहीं हो। ठीक है भाई, बस लेवल 2 के जो भी डाउट्स होंगे आपके
बाकी फ्रीडम आपको हर चीज पूछने की रहेगी जो अब तक हमने डाउट्स किए हैं, ये भी देख लेना बच्चे। ठीक है, ओके जी, ओके, ओके जी, ओके बेटा।